हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मोटिवेटर, आपका टीचर कुमार गौरव, और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 इंग्लिश में जितने भी चैप्टर हैं उनके समरी। एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का आप सिलेबस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में 6 सवाल आते हैं। आपको पूरा सिलेबस पता है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, और जो सब्जेक्टिव सवाल आते हैं उसी सब्जेक्टिव सवाल में समरी जो है वो पूछे जाते हैं। एक समरी जो है वो पूछा जाता है पोएम वाले हिस्से से, यानी कि कविता वाले हिस्से से, और एक समरी पूछा जाता है आपका प्रोज वाले हिस्से से, प्रोज यानी कि कहानी वाले हिस्से से। तो हम लोग एक एक करके जो है समरी को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर 1 है पोएम का, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम लोग इसका समरी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझने वाले हैं। क्या है इस पोएम में, क्या है इसका समरी, कवि क्या कहना चाहता है, हम लोग एक एक बात को जो है वो ध्यान से समझने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, नाम है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वीटेस्ट का मतलब होता है जो सबसे प्यारा चीज़ हो आपका। लव का मतलब होता है प्रेम, प्यार। आई डू नॉट गो, गो का ही ये अमेरिकन वर्जन है, GOE, गो। तो आई डू नॉट गो का मतलब मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता। इस पोएम को लिखने वाले जॉन डन है, और जॉन डन के बारे में कहा जाता है कि ये पोएम खुद इन्होंने अपने जीवन में बीती हुई घटनाओं के आधार पर लिखा है, और इसीलिए इस पोएम को इंग्लिश के मेटाफिजिकल पीरियड में, आध्यात्मिक पीरियड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट कविता के रूप में माना गया है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, इस हेडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब समझते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्या मतलब है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब है कि हे मेरी प्रेमिका, हे मेरी प्रियतमा, मैं नहीं जाता। तो किसी को ये बात कब कहना पड़ता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जाने वाले हैं, और आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी जो भी है वो नहीं चाहती कि आप वहाँ जाएं, आप उनसे दूर जाएं। तो ये कविता उसी थीम पे आधारित है। इस कविता को लिखने वाले, इस पोएम को लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम याद रखिए, जॉन डन। हंसी मजाक में हम लोग बोलते हैं पढ़ाते हुए कि जॉन बनेगा डॉन, लेकिन आप याद रखिएगा कि जॉन डन जो है वो इस पोएम के लेखक हैं, पोएट हैं, कवि हैं। क्या है इस कविता के अंदर, उसको एक एक लाइन इस समरी के माध्यम से हम समझते हैं। समरी का हिंदी क्या होता है? तो समरी का मतलब होता है सारांश। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद शॉर्ट में उसका जो मेन पॉइंट है उसको निकाल करके जब हम लिखते हैं तब उसको कहा जाता है सारांश। तो आज हम लोग सारांश को समझने वाले हैं एक एक लाइन करके। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाई जॉन डन। इसका अर्थ क्या हुआ? यह कविता जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रेमिका मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा हूँ, हैज बीन कंपोज्ड, कंपोज्ड का मतलब संकलित किया गया, लिखा गया। तो ये कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किन के द्वारा लिखा गया? तो बाय जॉन डन, जॉन डन के द्वारा जो है वो लिखा गया है। कौन है जॉन डन? तो हु वाज द मोस्ट फेमस पोएट, जो बहुत फेमस कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। कब के फेमस कवि थे? तो हु वाज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरुआती वाले वर्षों में ये काफ़ी फेमस कवि रहे। मोस्ट फेमस पोएट, मोस्ट
मतलब सबसे ज़्यादा, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, पोएट का मतलब कवि, सबसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं। कौन रहे हैं? जॉन डन रहे हैं। जो ये समय अवधि चल रहा था, दिस सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं 100 साल को, शताब्दी को, तो दिस सेंचुरी इज नोन एज मेटाफिजिकल पीरियड। जिस समय में जॉन डन थे मेरे प्यारे बच्चों, उस शताब्दी को मेटाफिजिकल पीरियड इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर के युग में कहा जा रहा था। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक युग, स्वच्छंदतावादी कवियों का युग, रोमांटिसिज्म का युग। तो उस तरह का पीरियड जो है इस समय चल रहा था। और कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता के द्वारा, तो आगे समझते। इन दिस पोएम, इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में, वी फाइंड द, हम पाते हैं क्या? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, बिटवीन का मतलब के बीच, किसके किसके बीच? तो द पोएट एंड हिज बिलव्ड वाइफ एने मोरे, कवि के बीच यानी कि जॉन डन के बीच और उनकी जो प्रेमिका सह पत्नी, सह का मतलब दोनों नाम आ गया, प्रेमिका या पत्नी जो आप कह लीजिए, एने मोरे के बीच। इस कविता में क्या है? कन्वर्सेशन है, बातचीत है। किसके किसके बीच बातचीत है? तो कवि का अपनी पत्नी के साथ। क्या बातचीत है, क्या मैटर है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा गया कि दे लव ईच अदर मच, वे प्रेम करते हैं। दे का मतलब वे या वे लोग, लव का मतलब प्रेम करना, ईच अदर का मतलब एक दूसरे से, मच का मतलब बहुत ज़्यादा। वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो पति पत्नी है, एने मोरे और जॉन डन, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आगे क्या है? तो आगे जो है द पोएट, जो कवि है, हैज टू गो, उनको जाना है। देखो कवि को कहीं जाना है, कहाँ जाना है? तो गो टू यूरोप, जर्मनी। कवि को जो है, यूरोप एक महादेश है, यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, जर्मनी जाना है कवि को। किस लिए? तो बिकॉज ऑफ सम पार्टिकुलर वर्क। बिकॉज का मतलब के कारण, सम का मतलब कुछ, पार्टिकुलर का मतलब खास, और वर्क का मतलब काम। कवि को कुछ खास काम से जर्मनी जाना है। तो कवि बताता है अपनी पत्नी को कि देखो मुझे जर्मनी जाना है, कुछ काम है। लेकिन बट हिज वाइफ डज नॉट अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और डज नॉट अलाउ का मतलब होता है अनुमति ना देना। आप समझ पा रहे हैं? अलाउ का मतलब अनुमति देना, डज नॉट अलाउ का मतलब अनुमति ना देना। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो उनको अनुमति नहीं देती है, हिम टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने के लिए अनुमति नहीं देती है। पत्नी को ऐसा लग रहा है ना कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अब दुनिया वाले लोग इनसे ज़्यादा प्रेम करेंगे। पत्नी शक करती है कहीं हमसे ज़्यादा प्रेम किसी और से तो नहीं हो गया। पत्नी बेचारी एक अलग दुनिया में जी रही, वो नहीं जाने देना चाहती है। क्यों नहीं जाने देना चाहती है? बिकॉज शी कैन नॉट लिव विदाउट हिम, क्योंकि वह उनके बिना नहीं रह सकती है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह से एने मोरे जो पत्नी है वो अपने पति जॉन डन के बिना नहीं रह सकती है। और वो कहती है, क्या कहती है कि हे मेरे पति, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, हे मेरे स्वीटेस्ट लव, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। तो क्या करती है पत्नी? सी स्टार्ट्स स्कोल्डिंग एंड अब्यूजिंग, वह स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का मतलब एक तरह से समझिए चीखना चिल्लाना। एंड अब्यूजिंग, अब्यूजिंग का मतलब गाली देना भी होता है, और अब्यूजिंग का मतलब भला बुरा कहना भी होता है। तो अपने पति को भला बुरा कहने लगती है, रोने चिल्लाने लगती है। क्यों? सो दैट ही मे चेंज हिज प्लान ऑफ गोइंग टू यूरोप। सो दैट का मतलब ताकि, ही का मतलब वह, मे चेंज मतलब कर सके,
हिज प्लान का मतलब उसकी योजना ऑफ गोइंग टू यूरोप जाने की, ताकि उसका जो पति है जो यूरोप जाने का प्लान बना रहा है, जर्मनी जाने का प्लान बना रहा है, उसको वो क्या कर दे, चेंज कर दे। तो कवि क्या करता है, कवि समझाने की कोशिश करता है। द पोएट मेक्स हिज वाइफ अंडरस्टैंड। कवि अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि हे मेरी प्रेमिका, हे मेरी बिलव्ड वाइफ, हे मेरी पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं काम करूँगा और आ जाऊँगा। और एग्जाम्पल देता है क्या, कि जस्ट एज द सन, जिस प्रकार सूर्य लव्स हिज बिलव्ड द अर्थ मच, जिस प्रकार सूर्य लव्स प्रेम करता है अपनी प्रेमिका, हिज बिलव्ड द अर्थ पृथ्वी से। कवि एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस प्रकार सूर्य जो है अपनी प्रेमिका पृथ्वी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट हिज बिलव्ड, और वो अपनी प्रेमिका के बिना नहीं रह पाता है। एंड एवरी मॉर्निंग कम्स टू हिज बिलव्ड, और वह हर सुबह अपनी प्रेमिका के पास आ जाता है। इन द सेम वे, यहाँ पे कॉमा लगा लेना सब कोई भाई, जो लोग भी नोट डाउन करोगे बिलव्ड के बाद कॉमा लगा लेना। तो हर सुबह अपनी प्रेमिका के पास आ जाता है। इन द सेम वे ही लव्स हिज वाइफ एनी मोर मच। इन द सेम वे का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार। ही का मतलब वह से यहाँ कहा गया है किसको, वह से यहाँ कहा गया है कवि को, कि वह अपनी पत्नी हिज वाइफ एने मोरे से बहुत ज़्यादा, मच का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और आगे कवि क्या कहता है कि एंड हिज लव, और उसका जो प्यार है, इज एज ट्रू एज सनलाइट, और उसका प्यार जो है सूर्य के प्रेम के जैसा सच्चा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कवि अपनी तुलना, अपने प्यार की तुलना, अपने प्रेम की तुलना सूर्य के प्रेम से कर रहा है। कि आप सूर्य को देखते हैं, हर सुबह वो अपनी प्रेमिका पृथ्वी के पास आ जाता है, हर शाम को वो अपनी प्रेमिका से दूर भले ही जाता है, लेकिन हर सुबह वो वापस लौट के आ जाता है। कभी अपनी पत्नी को समझाता है कि मुझे कुछ काम है, मैं काम को कर लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं वापस लौट कर आ जाऊँगा। लेकिन क्या करती है उनकी पत्नी या प्रेमिका, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब होता है इन सब के बावजूद, सी विप्स मच, वह बहुत ज़्यादा रोती है, वह बहुत ज़्यादा रोती है। एंड डज नॉट अलाउ हर हस्बैंड टू गो एनीवेयर, और वह अपने पति को, हर हस्बैंड टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने के लिए, डज नॉट अलाउ का मतलब अनुमति नहीं देती है। कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम काम का बहाना बना रहे हो, तुम किसी और के पास जा रहे हो, तुम्हें कोई और प्रेम करने वाली मिल गई है, दुनिया तुम्हें मुझसे क्या ज़्यादा प्रेम देगी। वो रोने लगती है, वो जाने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन कवि पुनः समझाता है, क्या समझाता है, वंस अगेन द पोएट मेक्स हर अंडरस्टैंड। नीचे देखिए आप, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर से, द पोएट जो कवि है वो उसे समझाने का प्रयास करता है। कैसे समझाने का प्रयास करता है, तो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू स्लीपिंग पार्टनर्स, दो सोए हुए पार्टनर का एग्जाम्पल लेकर के, कि देखो तुम मान लो कि हम दोनों पति पत्नी हैं, या कोई दो पति पत्नी हैं, वो दोनों बेड पर सोए हुए हैं, और दोनों का जो चेहरा है, फेस है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। बस तुम ऐसे ही मानो कि मैं बस जा रहा हूँ, मैं कहने को काम से जा रहा हूँ, लेकिन तुम दिल में ये रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
हमेशा साथ हो। अभी केवल चेहरा दोनों का बेड पर एक दूसरे के तरफ ना हो के अपोजिट डायरेक्शन में है। बस कुछ देर के लिए तुम यही समझो, तुम सो और जगो, मैं झट से गया और झट से आ गया। तो एग्जाम्पल देता है कवि, सो दैट, जिसके कारण सी मे अलाउ हिम हैप्पीली टू गो टू यूरोप, जिसके कारण वह जो है, वह पत्नी जो है, वो प्रेमिका जो है, वो अलाउ कर देती है खुशी खुशी, हैप्पीली का मतलब खुशी पूर्वक, टू गो टू यूरोप, यूरोप जाने के लिए कवि को अनुमति दे देती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। हम कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार जो है ये पोएम जो है, ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट जो है वो किया गया है। धन्यवाद।